नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट चैनल डियर अभय सर। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 5 देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन होगा। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगामी वीडियो जब भी यहाँ से अपलोड किया जाए आप सभी के पास नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी के पास पहुँचे। तो देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट ये सेशन है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको एकदम बिल्कुल शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने से कुछ न कुछ आप सीखेंगे ही। आपसे कुछ लिया नहीं जाएगा, बल्कि यह वीडियो आपको कुछ न कुछ देगा टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक गंभीरता से देखिए। अगर आप प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपके लिए तो ये सबसे अच्छा विकल्प है। आप इसको तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज हम लोग कुछ बेसिक का मीन्स कुछ फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स आते हैं उनको हम आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म्स है उसका नाम है मोशन। मोशन, क्या नाम है? मोशन। क्या नाम है? मोशन। इसको हम लोग मोशन बोलते हैं, ठीक है। और मोशन बहुत इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए समझना, क्योंकि अगर आप मोशन नहीं समझे इसका मतलब फिजिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं समझ पाए। तो देखिए, गति क्या होता है, इसी को बोलते हैं गति। इसी को क्या बोलते हैं? गति। तो गति होता क्या है? जब आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि भाई आप बताओ गति क्या है, मोशन क्या है, तो आप में से 90% पर्सन जो होंगे वो यही बताएंगे कि जो कुछ भी चीज़ें गति कर रही हैं वही गति है, जो कुछ भी मोशन कर रहा है वही मोशन है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को बताऊं, यह प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है। मोशन का यह प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है कि कोई भी वस्तु गति कर रही है तो वही क्या है? गति है। यह बिल्कुल गलत बात है। मतलब आप इस तरीके से किसी भी मोशन का डिफिनीशन नहीं बता सकते, ठीक है। तो मोशन है क्या? तो चलिए हम आपको बताते हैं मोशन क्या है। तो दरअसल मोशन कुछ और नहीं, यह टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। मोशन इज़ द टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब आप सोच रहे हैं टाइम डिपेंडेंट कैसे है, उसको हम डिटेल में चर्चा करते हैं। जैसे सपोज दैट आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी आपसे मैं पूछूं कि भाई मोशन क्या है, तो आप बताओगे कि भाई जो रोड पे गाड़ियां चल रही हैं वो मोशन है। बिल्कुल गलत बात है, ये प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है। तो अगर वह मोशन है तो अगर मैं कहूँ कि जिस कमरे में आप रहते हैं, जिस टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं, क्या वो मोशन में है, तो आप ये कहेंगे कि नहीं, वो मोशन में नहीं है। अगर हम आपसे पूछें कि क्या मैं मोशन में हूँ, तो आपका आंसर यही होगा कि नहीं सर, आप मोशन में नहीं हैं। लेकिन अगर देखा जाए, इसको अच्छे से देखा जाए, तो पृथ्वी पर जो कुछ भी चीज़ें हैं सब मोशन में हैं। कैसे हैं, मैं आपको भी कंफर्म करता हूँ। तो देखिए, मैंने बताया था कि मोशन इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। मोशन जो है वो फंक्शन, टाइम का फंक्शन है। मोशन इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे जब कोई वस्तु, ध्यान से समझिए, जब कोई वस्तु पिंड या दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु पिंड या दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी स्थिति को चेंज करता हो, उसी को ही बोलते हैं मोशन। समय के साथ अपनी स्थिति को जो चेंज करता है उसी को क्या बोलते हैं? मोशन। यानी कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष जो स्थिर है, उसके सापेक्ष समय के साथ अगर वो बदलता हो तो उसी को क्या बोलते हैं? मोशन। जैसे अगर आप बात करें तो सन जो है वह फिक्स है, आप जानते हैं कि सन फिक्स है, लेकिन अर्थ जो है वह फिक्स नहीं है। यानी अर्थ जो है सन का चारों तरफ चक्कर लगाता है, चक्कर लगाती है। तो अगर चक्कर ये लगाती है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर जो कुछ भी चीज़ें होंगी
वो सब मोशन में होंगी। तो इसी वजह से दिन और रात की संभावनाएं बनती हैं और इसी वजह से दिन और रात होता है। तो आज आप क्लियर हो गया होगा कि मोशन जो होता है वो टाइम का फंक्शन है, ठीक है। समय के साथ जो कुछ भी चीज़ें बदलती हैं उसी को बोलते हैं मोशन, उसी को बोलते हैं गति। अगर जो चीज़ें समय के साथ न बदले उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट। अगर मोशन इज ए नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, तो इस कंडीशन में वस्तु क्या हो जाएगी, रेस्ट के कंडीशन में आ जाएगी, यानी वस्तु क्या है, रेस्ट अवस्था में है। जब कोई वस्तु समय के साथ न बदले तो फिजिक्स के टर्म्स में बोला जाता है कि वह वस्तु क्या है, स्थिर है। इतनी बात आपको तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। उसको हम क्या बोलते हैं कि वह क्या है, वह आपका क्या है, स्थिर है। जब कोई वस्तु समय के साथ न बदले तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वह वस्तु स्थिर है। चलिए, अब इतनी बात आपको क्लियर हो गया होगा, तो आगे हम बढ़ते हैं और कुछ बातों को और क्लियर करते हैं जो फिजिक्स के टर्म्स हैं, अक्सर आप मतलब यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूरी की। दूरी, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी दूरी, ध्यान दीजिएगा, ये दूरी है, दूरी, डिस्टेंस, दूरी क्या होता है। तो दूरी क्या है, आप जानते हैं कि हम आप में से जो भी व्यक्ति मोशन में है वह कोई न कोई दूरी किसी न किसी समांतराल में तय करता ही है। अगर वो मोशन में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वह दूरी तय नहीं करेगा। इसका मतलब अगर वो मोशन में है तो दूरी तय कर रहा है, तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ कि इसका डिफिनीशन यह होगा कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या ऑब्जेक्ट, कोई व्यक्ति, वस्तु या ऑब्जेक्ट या दुनिया का कोई भी ऐसा पदार्थ या आप कह लीजिए पिंड, जो एक निश्चित समांतराल में या किसी समांतराल में वह एक निश्चित दूरी जो तय करता है, उस मार्ग की संपूर्ण लंबाई को ही क्या बोलते हैं, दूरी। तो दूरी कुछ और नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा एक निश्चित अंतराल में तय की गई मार्ग की संपूर्ण लंबाई ही क्या कहलाती है, दूरी। तो मेरे ख्याल से दूरी का डिफिनीशन आप समझ गए होंगे कि दूरी कुछ और नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई ही क्या कहलाती है, दूरी। तो इस तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि दूरी क्या होता है। तो दूरी जो होता है, यह दूरी जो है यह हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। दूरी हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी दूरी को कभी हम निगेटिव में मेज़र नहीं करते हैं। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, नॉट ए नेगेटिव क्वांटिटी। इट मीन्स डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसे होता है, चलिए हम देखते हैं। मान लिया कि इस वाइट बोर्ड पे मैंने 2 पॉइंट ले लिया और यह जो पॉइंट है उन दोनों पॉइंट को हमने क्या किया, मिलाया। किसी एक सीधी रेखा से मैंने इस पॉइंट को मिला दिया। जब हम इस पॉइंट को मिला रहे होंगे तो जाहिर सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करे, जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करे और यहाँ से चलते चलते वो यहाँ पे पहुँचे और मान लिया कि इसके बीच का जो डिस्टेंस वो 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर है, और यहाँ पे पहुँचता है। फर्दर ये यहाँ से कम बैक करता है और फिर इस अवस्था में पहुँचाता है, उसी अवस्था में पहुँचाता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि यह बंदा कितनी दूरी चला, तो यह बंदा जो है यहाँ से चला और पुनः वापस आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से चला तो 10 मीटर चला, यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे आ गया तो वो क्या हुआ, अपने स्थान पे आ गया, तो कुछ चला ही नहीं। दूरी पॉजिटिव होने की वजह से जब यह बंदा यहाँ से यहाँ चला और फिर यहाँ से यहाँ आया, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक चलने में पहली बार में ए से बी की तरफ मूव किया तो कितना चला, 10 मीटर। और फिर जब वो बी से ए के तरफ मूव कर रहा है तो फिर वो 10 मीटर चला। तो इस तरीके से वो कितना मीटर चला, 20 मीटर। तो इस तरीके से दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अब आप कभी मत भूलिएगा कि दूरी निगेटिव होती है।
या दूरी का मान शून्य होता है। दूरी का मान कभी शून्य नहीं होता, शून्य तभी होगा जब वो व्यक्ति चले ही ना, जब वो पिंड चले ही ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और टर्म्स हम क्लियर करते हैं। दूरी का ही एक दोस्त है, और इसी के साथ साथ जब ये मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें और क्लियर कर दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभार पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताइए कि दूरी सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो दूरी हमेशा जो होता है वह एक अदिश राशि होता है। क्यों? अब आपको मैं यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा कि क्यों अदिश राशि होता है। क्यों अदिश राशि होता है? क्योंकि अदिश राशि के बारे में हमने बताया था कि अदिश राशियाँ जो होती हैं, अदिश राशियाँ जो होती हैं हमने बताया था वो हमेशा किससे जुड़ी होती हैं? अदिश राशियाँ जो होती हैं हमेशा, अदिश राशियाँ जो होती हैं वह आपका किससे जुड़ा होता है? अदिश राशियों में सिर्फ परिमाण की ज़रूरत होती है, परिमाण की ज़रूरत होती है, न कि दिशा की। अदिश राशियों में सिर्फ परिमाण की ज़रूरत होती है, न कि दिशा की। तो अदिश राशियों में परिमाण की ज़रूरत होती है, इसीलिए जैसे मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट है और कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चला, और मैं कह रहा था अभी पिछले वाले लेक्चर में कि भाई अगर यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, उसके बीच की दूरी कितना है? 10 मीटर। उसके बीच की दूरी कितना है? 10 मीटर। तो जब यहाँ से यहाँ तक चला तो जाहिर सी बात है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा होगा, तो उस बंदे ने कितने मीटर की दूरी तय की? 10 मीटर। लेकिन फिर बी से ए तक चल रहा है, तो फिर वो कितना चला? 10 मीटर। तो अब वो कितना हो गया? 20 मीटर। लेकिन इसमें कहीं डायरेक्शन की बात नहीं किया जा रहा है कि भाई आप जो है चूँकि ये प्लेटफॉर्म है इसी पे चलना है, तो आपको हमेशा डिस्टेंस जो होता है वो किधर भी चल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि इधर चल रहा है वो इधर भी चल सकता है, नीचे भी चल सकता है, ऊपर भी चल सकता है। तो हमेशा इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए क्या कहलाएगा? अदिश राशि। चलिए, तो एक चीज़ क्लियर हो गया जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं विस्थापन की। देखिए विस्थापन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। विस्थापन, ठीक। तो विस्थापन के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि भाई विस्थापन क्या होता है। तो देखिए विस्थापन कुछ और नहीं, डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। तो विस्थापन जो होता है यह दूरी का ही भाई है। अगर यूँ समझें तो विस्थापन जो है दूरी का भाई है। कैसे है? इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि विस्थापन जो होता है यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यह एक सदिश राशि है, और इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है। विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा की ज़रूरत पड़ती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अक्सर आपसे यही पूछ लिया जाता है, ठीक है। और अगर इसके डिफिनीशन की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पोजीशन डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पोजीशन डिपेंडेंट क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है? मीन्स डिस्प्लेसमेंट हमेशा पोजीशन डिपेंडेंट क्वांटिटी है, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट क्वांटिटी। इट मीन्स यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ, जैसे मान लीजिए यह एक सर्कल है। मान लीजिए यह एक सर्कल है। अगर यह सर्कल है और यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना देता हूँ O, ठीक, और यहाँ से एक बंदे को मैं चलाना शुरू करता हूँ, और वो कैसे चलता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में चलना शुरू करता है।
और वो चलते चलते मान लिया कि वो यहाँ से चलना शुरू किया और चलते 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 यहाँ पे चला आया, और ये टोटल लेंथ मैं मान लेता हूँ कि वो 200 मीटर है। पूरा लेंथ यहाँ से चलकर वो वहीं पे पहुँचता है 200 मीटर। अगर हम बात करें कि अगर ये व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया और चलते 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 यहीं पे चला आया, तो हम दो बात पूछ रहे हैं कि बताओ दूरी क्या होगा और इसका विस्थापन क्या होगा। विस्थापन क्या होगा? तो देखिए दूरी जो होगा वह इसकी क्या हो जाएगा, जितना वो चला, कितना है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के बारे में अभी बताया था कि वो 200 मीटर है, तो दूरी तो 200 मीटर हो जाएगा। लेकिन विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि विस्थापन के बारे में अभी बताया था कि विस्थापन जो होता है वो पोजीशन डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी दूर चला जाए लेकिन वो चलते चलते पुनः अपने स्थान पे आ जाएगा, तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों जब मिल जाएंगे तो उस दशा में उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये दिमाग में रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है उनके बीच की दूरी हमेशा, उनके बीच का जो डिस्टेंस मेज़र किया जाता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेज़र किया जाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेज़र किया जाता है, ना कि लॉन्गर डिस्टेंस मेज़र किया जाता है। कैसे? जैसे थोड़ा सा और इसको हम डिफाइन करते हैं फिर बताते हैं आपको कैसे। जैसे मान लिया कि कोई इस तरीके का एक रास्ता है, ठीक, और कोई व्यक्ति यहाँ है और उसको यहाँ जाना है, इस रास्ते के सहारे जाना है, इस तरीके से उसको यहाँ पे पहुँचना है। यहाँ से वो चलना शुरू किया और वो यहाँ पे पहुँचना चाहता है, तो उसके पास दो विकल्प है कि वो या तो इस रास्ते से चले ऐसे, ठीक पहुँचेगा। मान लिया इस यहाँ से यहाँ तक कि पूरे इस रास्ते की लंबाई क्या है, 400 मीटर। ठीक है, जब वो इस रास्ते से चलते हुए वहाँ पे पहुँचेगा तो ये मान लीजिएगा कि फिर वो डिस्प्लेसमेंट नहीं चल रहा है, वो क्या चल रहा है, डिस्टेंस चल रहा है, क्योंकि वह रास्ते को कवर करते हुए चल रहा है। और डिस्प्लेसमेंट की जो डिफिनीशन होता है वो कहता है कि नहीं भाई, यहाँ से हमें यहाँ पहुँचना है तो डायरेक्ट जो इसके बीच की दूरी होगी, यानी यह जो रेखा की जो एक्चुअल लेंथ होगी, सीधी जो रेखा की लेंथ होगी, इसी को विस्थापन बोलेंगे। यानी इसको हम बोलेंगे विस्थापन और इसको हम बोलेंगे दूरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। विस्थापन हमेशा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर डिपेंड करता है, जबकि दूरी जो होता है हमेशा मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बात मैं कर दूँ कि दूरी में और विस्थापन में अंतर क्या है, तो बड़ा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस यही है कि विस्थापन जो होता है वो पोजीशन डिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी वह प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करता है। लेकिन जो डिस्टेंस होता है अर्थात दूरी होता है वह मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। पहला पॉइंट अंतर है, इसमें मेजर डिफरेंस है। दूसरा है कि विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। ठीक, और विस्थापन, तीसरा पॉइंट क्या है कि विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है, ठीक है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस का मान हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें आप कभी कभी नहीं भूलेंगे। और इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो में, अगर ये 5वां भाग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 भाग ऑलरेडी बन चुके होंगे। आप उनको भी गंभीरता से देख लीजिएगा। कभी कभी फिजिक्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में
कुछ सेशन काफ़ी मज़ेदार होंगे तो कुछ थोड़ा डिफ़िकल्ट होंगे, कुछ रटने वाली चीज़ें होंगी, कुछ समझने वाली चीज़ें होंगी। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे 90% मान के चलिए मेरे सेशन की क्लास हमेशा समझाने वाली होगी। और फिजिक्स जो है अंडरस्टैंडिंग का ही मामला है। फिजिक्स उसी का अच्छा हो सकता है जिसकी सोच, जिसकी समझने की क्षमता अच्छी हो, जो अच्छे से समझता हो। और फिजिक्स अगर आप अच्छे से समझ लीजिए तो आप समझ लीजिए कि लगभग आपका काफ़ी अच्छा पोर्शन कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चाल की। चाल क्या होता है, चाल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चाल को देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। आप अब वीडियो अच्छा लगे तो सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए, फटाफट सभी ग्रुपों में शेयर करिए। अपने फेसबुक पे टैग कर सकते हैं, डियर अभय सर यूट्यूब चैनल का नाम है, आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं चाल की। देखिए चाल तो आपने सुना ही होगा, स्पीड सुना ही होगा, और ऐसा कभी नहीं है कि आपके जीवन में चाल नहीं होगा। आपके जीवन में बिल्कुल चाल होगा। आप चलयमान हैं, बिना चले आप रुक नहीं सकते। इस लॉकडाउन में तो आप बहुत बेबस भी हो गए होंगे। तो आप जो कि लॉकडाउन अब समाप्त हो चुका है तो आप चलना भी शुरू कर दिए होंगे, घर में कम बाहर जाने की उत्सुकता ज़्यादा हो गई होगी आपकी। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स के टर्म्स में चाल को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भाई चाल क्या है, तो शायद आपका जवाब यही होगा कि जो कुछ भी वस्तुएं चल रही हैं उसी को चाल कहते हैं। और कुछ और भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के डिफिनीसन आप दे देंगे, बट यह डिफिनीसन बिल्कुल गलत है। इसको डिफिनीसन प्रॉपर वे में नहीं माना जा सकता। तो चाल क्या है? चाल उसे कहते हैं कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वह जितनी दूरी एक सेकंड में चलती है, एकांक का मतलब होता है एक सेकंड, यानी एक सेकंड में कोई भी वस्तु, पिंड या ऑब्जेक्ट, ठीक है, जितनी दूरी तय कर लेती है उसी को बोलते हैं चाल। चाल यानी स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए मैं डिफिनीशन लिखाऊंगा नहीं, मैं आपको इतना समझा दूंगा कि याद रहेगा। चाल किसे कहते हैं? तो चाल एक सेकंड में, अगर कोई पूछे तो बताइए एक सेकंड में वो जितनी दूरी तय कर लेती है उसी को चाल बोलते हैं। तो देखिए चाल के बारे में आप समझ में आ गया कि चाल जो है वह एक अदिश राशि है। क्या है? राशि है, अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है और यह जो है हमेशा, मतलब एक सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसी को हम बोलते हैं चाल। लेकिन अगर हम बात करें वेग की, वेग, वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, वेग, ठीक है ना, वेग। तो देखिए चाल और वेग में अंतर है। अगर मैं वेग का डिफिनीशन आपसे पूछूं तो आप बताएंगे, शायद आप बताएं या ना बताएं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ज़रूर बता देता हूं कि चाल और वेग में बस माइन्यूट अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। वेग जो है एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को ही क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग बोलते हैं। तो देखा इन दोनों में अंतर है, बस थोड़ा सा अंतर है। चाल में हम बता रहे थे कि चाल का जब डिफिनीशन मैं बता रहा था तो चाल में मैं ये बता रहा था कि जो चाल होता है वो एक सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसको चाल बोलते हैं। लेकिन अगर मैं वेग की बात करूं तो इसमें भी एक ही सेकंड लेंगे, लेकिन इसमें दिशा की भी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, यानी वेक्टर क्वांटिटी, यानी जो वेग है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, न कि वह स्केलर क्वांटिटी है। इतनी बात हमको, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो वेग में एक सेकंड में एक निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करे उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, और यह क्या है? अदिश राशि है। तो आप इनके बीच का डिफरेंस तो आप समझ ही गए होंगे।
अब हम बात करते हैं सदिश और अदिश बात आप सीख गए, तो आगे हम बात करते हैं औसत चाल की। किसकी बात करते हैं? औसत चाल। देखिए मैथ्स में काफ़ी यूज़ होगा जब हम आपको एवरेज टॉपिक पढ़ाएंगे, तो मैं इसको बताऊंगा कि औसत चाल क्या होता है। थोड़ा सा चूँकि आ गया है फिजिक्स में भी, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए औसत क्या होता है? औसत चाल, तो औसत चाल का मतलब है, देखिए किसी भी टर्म्स को समझने से पहले उसके फार्मूले को अगर आप जान लें तो मेरे ख्याल से आपको समझने में काफ़ी थोड़ा आसानी होगा। कैसे? तो हम बात कर रहे हैं औसत चाल। तो औसत जो चाल है, ठीक, औसत जो चाल है, ठीक, औसत चाल, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी चाल अलग भी हो सकती है या सेम भी हो सकती है। जब कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट पाथ को डिफरेंट स्पीड से चले तो उसके द्वारा कुल दूरी तथा कुल समय का जो अनुपात होता है उसी को क्या बोलते हैं? औसत चाल। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई एक प्लेटफॉर्म है, ए से हमें जाना है एच के बीच, तो एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है और एक मान लीजिए यहाँ पे पड़ा फाइनली, तो वो यहाँ से चला मान लीजिए x1 की स्पीड से चला और यहाँ पे पहुँचा। तो मान लिया यहाँ पे वो h1 दूरी तय किया, फिर वो जब यहाँ पे पहुँचा तो इसकी स्पीड h2 हो गई, और फिर वो जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? h2। फिर जब यहाँ पे पहुँचा तो स्पीड वो क्या किया? h2 के जगह पे वो क्या कर दिया? h3 कर दिया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? h3। इसी तरीके से जब यहाँ पे पहुँचा तो h4 के जगह से वो आगे बढ़ा, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस क्या? h4। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा और फाइनली यहाँ पे पहुँच गया। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट डिस्टेंस को डिफरेंट स्पीड से क्या किया जा रहा है? तय किया जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका औसत चाल क्या होगा, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है गया? h1, h2, h3, h4। तो आप लिखेंगे h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4, ये आप लिख लेंगे। यानी क्या मैंने बोला? टोटल डिस्टेंस। और टाइम कितना लगेगा भाई? तो टाइम अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको t1 लग रहा है, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में t2 लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t3, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t4, तो आप लिखेंगे t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। और इस तरीके से आप इसका औसत चाल निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका क्या निकाल सकते हैं? औसत चाल निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो औसत चाल के बारे में यही है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भूलिएगा मत, काफ़ी क्वेश्चन एसएससी बैंक रेलवे में पीसीएस में भी काफ़ी पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया। चलिए, तो ये बात अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। और हम फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है? त्वरण होता क्या है? तो आप सभी भी देख रहे हैं कि अभी कोरोना काल में हम लोग का जीवन बिल्कुल क्या हो गया था? रुक सा गया था। जैसे लग रहा था कि क्या हो गया है पूरे विश्व में ऐसा संकट छा गया था कि मानो हर व्यक्ति थम सा गया हो, हर व्यक्ति का क्रियाकलाप थम सा गया था। तो उस बीच में अगर फिजिक्स के टर्म्स में अगर बात करें तो हम ये बोल सकते थे कि आपके लाइफ का एक्सेलरेशन क्या हो गया है? ज़ीरो हो गया है। तो एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण जो होता है
वह क्या होता है, हम लोग को गति प्रदान करता है। फिजिक्स के टर्म्स में अगर बात करें तो वेग परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। रेट चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेग त्वरण यानी वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। त्वरण जो होता है वह एक सदिश राशि होता है। त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक। और त्वरण को हमेशा जो है त्वरण लिख लीजिएगा, त्वरण बोलते हैं। त्वरण को हमेशा हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। यह 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और त्वरण क्या है, यह एक सदिश राशि है, याद रखिएगा, त्वरण हमेशा सदिश राशि है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण के बारे में इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ यह लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितने वीडियो हैं इस चैनल पर ज़रूर देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो, और नहीं भी कर रहे हैं तो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी आपको, तो आप इसको हमेशा ध्यान से देखिए। थैंक यू।